नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे आत्मरक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में। साथियों, कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करते जाइए क्योंकि जो आज का टॉपिक है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का जो अधिकार है साथियों, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और संपत्ति दोनों की सुरक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है। सुरक्षा अर्थात प्रतिरक्षा करने का अधिकार। किसका अधिकार? प्रतिरक्षा करने का अधिकार। इसमें साथियों आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा का करने का अधिकार है। इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर को हानि पहुंचाता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति हो या जिसका शरीर हो, उसे अपने शरीर और अपने संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। इसमें साथियों ये जो अधिकार है आत्मरक्षा का अधिकार, यह अधिकार प्रतिकार करने या आक्रमण करने का अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार? आक्रमण करने का या प्रतिकार करने का अधिकार नहीं देता है। प्रतिकार अर्थात बदला लेने का अधिकार नहीं देता है। सिर्फ जिस समय यदि कोई व्यक्ति आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उस समय आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा हेतु उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपने शरीर की प्रतिरक्षा हेतु उस व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं। इसी प्रकार संपत्ति की प्रतिरक्षा हेतु आप आक्रमणकारी की हत्या तक कर सकते हैं। शरीर के अंतर्गत साथियों अपने शरीर, अपना व अन्य व्यक्ति का, अपना या अन्य व्यक्ति का, अपना शरीर हो या अन्य व्यक्ति के अंतर्गत जो व्यक्ति से हितबद्ध हो, जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, चाहे उसके भाई बहन हो, सभी की सुरक्षा का जिम्मा जिस व्यक्ति के ऊपर होता है उसे ही उनकी प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है। और इसी प्रकार संपत्ति का भी, जो संपत्ति उससे हितबद्ध होती है, जो संपत्ति उसकी अपनी होती है, उसकी प्रतिरक्षा करने का अधिकार भी व्यक्ति का स्वयं होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है या संपत्ति की चोरी करना चाहता है या लूट करना चाहता है तब व्यक्ति को प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है। और जो ये अधिकार है साथियों, जो ये आत्मरक्षा का अधिकार है, यह जो अधिकार है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अर्थात जो आत्मरक्षा का अधिकार है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसके साथ साथ ही यह कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार इसलिए है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में धारा 96 से लेकर 106 तक में इसका वर्णन किया गया है। धारा 96 से लेकर 106 तक में आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसलिए जो ये अधिकार है यह कानूनी अधिकार भी है। मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार है। साथियों, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो अधिकार है यह सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक अर्थात
फिजिकली चोट पहुंचाता है या उसके शरीर को फिजिकली शारीरिक चोट पहुंचाता है या संपत्ति की चोरी करता है या संपत्ति को लूट लेता है या संपत्ति को अग्नि द्वारा भस्म करने की धमकी देता है या भस्म करता है, तब भी व्यक्ति को जो है आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। यह सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ है। किसके? फिजिकल हमला होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली गलौज देता है तो उसमें गाली गलौज देने में आत्मरक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है। आत्मरक्षा का अधिकार गाली गलौज देने में लागू नहीं होता है साथियों। गाली गलौज देने में लागू नहीं होता है। और इसमें व्यक्ति आक्रमणकारी को सिर्फ उतनी ही हानि पहुंचा सकता है जितनी हानि होने की संभावना उससे होती है। यदि आक्रमणकारी आपके ऊपर थप्पड़ मार रहा है तो आप भी उसे थप्पड़ ही मारेंगे, और यदि आक्रमणकारी आपको डंडे से वार कर रहा है आपके ऊपर तो आप भी डंडे से ही वार करेंगे। यदि आक्रमणकारी आपके ऊपर पिस्तौल चलाता है तो आप भी आक्रमणकारी की मौत कर सकते हैं, अर्थात आक्रमणकारी की हत्या कर सकते हैं। पिस्तौल से गोली चला सकते हैं और उसको मार सकते हैं यदि आक्रमणकारी के पास पिस्तौल है और वह आपको मारने की कोशिश करता है। और यदि वह लाठी डंडू से आपको मारता है तो आप पिस्तौल नहीं चलाएंगे। यदि आप पिस्तौल चलाएंगे तो आप हत्या के दोषी होंगे। इसमें बताया गया है साथियों, इसमें सिर्फ उतनी ही प्रतिरक्षा करेंगे आप जितनी प्रतिरक्षा की आपको ज़रूरत है, उससे अधिक आपको नहीं करनी है। अब शुरू करते हैं साथियों कि भारतीय दंड संहिता में धारा 96 से लेकर धारा 106 तक में जो आत्मरक्षा का अधिकार दिया है उसमें हम कितना धारा भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 धारा धारा 96 भारतीय दंड संहिता की धारा 96 कहती है कि आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 96 कहती है कि आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 96 कहती है साथियों कि आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जब व्यक्ति अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर जो उससे हितबद्ध हो या जिनकी सुरक्षा का जिम्मा उसके ऊपर हो तब, या उसकी संपत्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस हेतु यदि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उनकी प्रतिरक्षा हेतु, शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा हेतु, तो वह अपराध नहीं होगा। इसलिए धारा 96 में बताया गया है कि आत्मरक्षा में किया गया कार्य जो है अपराध नहीं होगा। धारा 97 कहती है कि ये आत्मरक्षा क्या होगी, आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, क्या है आत्मरक्षा का अधिकार। इसी को डिफाइन करती है, इसी को धारा 96 को ही धारा 97 एक्सप्लेन करती है कि क्या है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा के अंतर्गत धारा 97 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर अपना हो या अन्य का और संपत्ति अपनी हो या अन्य की,
तो उनकी जो प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति अगर इस अधिकार के तहत अपनी शरीर या अपने संपत्ति की प्रतिरक्षा करता है और इस हेतु यदि कोई कार्य ऐसा हो जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 97 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा में अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसके पास हो या अपनी संपत्ति या दूसरे की संपत्ति जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसके पास हो, उसकी प्रतिरक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत। क्या है आत्मरक्षा का अधिकार? क्या है आत्मरक्षा का अधिकार? क्या है आत्मरक्षा का अधिकार? धारा 97 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर या अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति के संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को यदि चोट पहुंचने की आशंका हो तो व्यक्ति आक्रमणकारी को चोट पहुंचा सकता है और उतनी ही चोट पहुंचा सकता है जितनी चोट आक्रमणकारी उसे पहुंचाना चाहता है। और संपत्ति की सुरक्षा में भी, और संपत्ति के अंतर्गत दोनों संपत्ति होंगी, चल हो या अचल हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, दोनों की सुरक्षा का जिम्मा जिस व्यक्ति के ऊपर है उस संपत्ति की सुरक्षा, उस संपत्ति की प्रतिरक्षा हेतु प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। संपत्ति की चोरी हो सकती है, संपत्ति को अग्नि द्वारा कोई भस्म कर सकता है और संपत्ति को कोई लूट सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को लूटता है, चोरी करता है या अग्नि द्वारा भस्म करता है तो व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा हेतु, उस संपत्ति की प्रतिरक्षा हेतु आत्मरक्षा का अधिकार के अंतर्गत वो चोरी करने वाले को या लूट करने वाले को मार सकता है और उसे उतनी ही चोट मारेगा जितनी जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, जो आक्रमणकारी है, जो हमला करने वाला है वो पहुंचा सकता है या पहुंचाने की संभावना हो। तो साथियों, अब जानते हैं हम धारा 98। धारा 98 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 98 कहती है, धारा 98 कहती है कि पागल व्यक्ति या शराबी व्यक्ति को मत्तता की स्थिति कह देंगे। ऐसा शराबी जो मत्तता की स्थिति में हो, मत्तता की स्थिति, या शिशु के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार। धारा 98 कहती है साथियों, पागल व्यक्ति या शराबी व्यक्ति जो मत्तता की स्थिति में है। मत्तता की स्थिति ऐसी स्थिति होती है साथियों जिसमें शराबी व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है और उसकी जो आत्मनिर्णय की शक्ति होती है वो क्षीण हो चुकी होती है और उसको अपने कार्य के परिणाम के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जब कभी आपके ऊपर हमला करेगा तो आपको प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत अर्थात आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं आप, और उतनी ही चोट पहुंचा सकेंगे जितनी ही आवश्यक हो अपनी रक्षा हेतु। और यदि कोई व्यक्ति पागल व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति पागल है या शराबी है या कोई शिशु है, साथियों भारतीय दंड संहिता कहती है कि पागल व्यक्ति या शराबी व्यक्ति जो मत्तता की स्थिति में है या कोई शिशु है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। लेकिन धारा 98 कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 98 कहती है कि इन व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य अपराध तो नहीं होता है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही प्राप्त है जैसे यदि
पागल व्यक्ति अच्छी स्थिति में होता यदि हमला करता, शराबी व्यक्ति अच्छी स्थिति में होता यदि हमला करता, शिशु व्यक्ति यदि बालिग होता हमला करता, तो हमें उसको उतनी ही हानि पहुंचाएंगे। तो साथियों, पागल व्यक्ति, शराबी व्यक्ति और शिशु अर्थात बालक के खिलाफ भी हम आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक पागल व्यक्ति ए है जो बी को डंडे से मार देता है। एक पागल व्यक्ति है जो बी को अचानक डंडे से मार देता है, तो बी व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ए व्यक्ति को डंडे से मार सकता है, जिससे कि यह बी व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है। तो साथियों, बी व्यक्ति को यहाँ आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ए व्यक्ति को डंडे से मार सकता है। यदि ए व्यक्ति के पास, जो पागल है, इसके पास पिस्तौल है और यह बी व्यक्ति को गोली मारने की कोशिश करता है या पिस्तौल तानता है बी के ऊपर, तो बी व्यक्ति उससे पहले ही इसे ए को मार सकता है। यहाँ बी व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत बी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, और ए, क्योंकि आईपीसी में बताया गया है कि जो पागल व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत हम इसको उतनी ही चोट पहुंचाएंगे जितनी चोट पागल व्यक्ति पहुंचाना चाहता है। यदि कोई शिशु है, वह भी कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो, तो वह व्यक्ति भी आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस शिशु को रोक सकता है और उसे उतनी ही हानि पहुंचा सकता है जितनी हानि शिशु उस व्यक्ति को पहुंचाना चाहता है। और ऐसे ही शराबी व्यक्ति हो या चाहे पागल व्यक्ति हो। ये कहती है धारा 98। अब जानते हैं साथियों हम भारतीय दंड संहिता की धारा 99। धारा 99 कहती है कि आत्मरक्षा का अधिकार जो है कब प्राप्त नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा, इसको ध्यान से सुनना साथियों, क्योंकि यह आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए अपने दिमाग में इस बात को ध्यान से नोट कर लें और कि कब हम आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा, कब प्राप्त नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा या नहीं होता है, नहीं होता है, कब प्राप्त नहीं होता है। जब कोई लोक सेवक जो है, लोक सेवक विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो या लोक सेवक, जब कोई लोक सेवक के आदेश से कार्य कर रहा हो, आदेश के अनुसार कार्य कर रहा हो, आदेश के अनुसार कार्य कर रहा हो। और तीसरा जो है, जब आपको लोक सेवक की सहायता प्राप्त हो जाए, सहायता लोक सेवक या अन्य व्यक्ति की, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त हो जाए,
तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा यदि कोई लोक सेवक जो है विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो जिसमें कि व्यक्ति को घोर उपति या सख्त चोट या व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना न हो। यदि लोक सेवक विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो तो किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वह विधि के अनुसार कार्य कर रहा है और विधि द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यदि लोक सेवक विधि पूर्वक कार्य करता है तो उसके खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं, यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसे पकड़ता है या उसे डंडे से मारता है जिससे कि वह व्यक्ति जल्दी गिरफ्तार हो जाए और उसके पैरों में डंडे से मारता है, तो वह व्यक्ति जो अपराधी है पुलिस वाले के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो डंडे की चोट है वो सामान्य चोट है और ऐसे में उस व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता है तथा उसे आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है तो तब भी उसे प्राप्त नहीं होगा। ये कहता है, इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने की संभावना हो तो वह व्यक्ति, यदि उसके पास पर्याप्त समय है कि वह पुलिस को इस बारे में अवगत करा सके और पुलिस आ सकती है उतनी देर में, यदि वह पुलिस को नहीं बताता है तो तब उसे आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय है, वह लोक सेवक की सहायता ले सकता है। तो जब लोक सेवक की सहायता ली जा सकती हो या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ली जा सकती हो तब भी उसे आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और वह व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं, दो व्यक्ति आपस में, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दोनों आपस में लड़ते हैं और हमला किसने किया? बी ने। फर्स्ट जो प्रारंभ किया हमला वो बी ने किया। उदाहरण से समझते हैं, जो हमला किया वह एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। हमला किसने किया? पहले बी ने किया। किसके ऊपर किया? ए के ऊपर किया। और यदि बीच बचाव में बी के हमला करने से पूर्व यदि सी व्यक्ति इधर खड़ा है, ये बचाव कर लेता है ए का और सी व्यक्ति ए को धक्का देता है, आप उधर को जाओ, और बी से भी कहता है आप उधर को जाओ, और थोड़ी देर बाद ए फिर घूम के आता है और बी के ऊपर हमला करता है, तो यहाँ ए ये दुहाई नहीं दे सकता है कि मैंने आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत बी को चोट पहुंचाई या बी को हानि पहुंचाई। यहाँ क्योंकि सी व्यक्ति की ये ए व्यक्ति सहायता ले सकता था, तब भी ए व्यक्ति ने थोड़ी देर में बी के ऊपर चोट पहुंचाई या बी को हानि पहुंचाई, तो यहाँ ए व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो साथियों, धारा 99 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धारा 99 कहती है भारतीय दंड संहिता की कि आत्मरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होगा? जब लोक सेवक विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो, जब लोक सेवक के आदेश के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा हो, या जब लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ली जा सकती हो, तब प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 99। अब जानते हैं साथियों कि शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार, धारा 100 कहती है कि कब शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में आक्रमणकारी की हत्या की जा सकती है। धारा 100 कहती है
कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में आक्रमणकारी की व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत या प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत हत्या कर सकता है। तो जानते हैं इस धारा को। शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार, धारा आत्मरक्षा का अधिकार में आक्रमणकारी की हत्या की जा सकती है। जब आक्रमणकारी सख्त चोट, गंभीर चोट, मृत्यु, बलात्कार, सदोष परिरोध, भगा ले जाना, या ले भागना। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 कहती है कि कब शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आक्रमणकारी की हत्या की जा सकती है। जब आक्रमणकारी आपको गंभीर चोट पहुंचाए या गंभीर चोट पहुंचाने की संभावना हो, या आक्रमणकारी आपकी मृत्यु कर सकता हो, या आपसे संबंधित जो महिला है, जो आपसे हितबद्ध है, आपकी लड़की हो चाहे आपकी कोई भी महिला जो आपसे हितबद्ध हो, उससे बलात्कार होने की संभावना हो, या किसी व्यक्ति का या आपका या आपसे जो हितबद्ध व्यक्ति है उसका सदोष परिरोध का अर्थ होता है साथियों कि आपको एक निश्चित दायरे में आपका रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है, आपको बंद कर दिया जाता है। जैसे एक कमरे में बंद करना ही सदोष परिरोध कहलाता है। तो आपको किसी स्थान में बंद कर दिया जाता हो, अर्थात आपको रोक दिया जाता हो इधर उधर जाने से, और या भगा ले जाना, किसी बच्चे को भगा ले जाना, किसी महिला को भगा ले जाना या ले भागना की संभावना हो, तो तब हम आक्रमणकारी की हत्या कर सकते हैं। तो धारा 100 कहती है साथियों कि कोई व्यक्ति यदि आपको सख्त चोट पहुंचा सकता हो, या आपकी मृत्यु कारित कर सकता हो, या आपसे जो हितबद्ध है या आप स्वयं हैं यदि बलात्कार करने की संभावना हो, या आपके बच्चों या आपसे संबंधित जो हितबद्ध है उनको ले भागना या उनको भगा ले जाने की संभावना हो, या सदोष परिरोध करने की संभावना हो, तब आप आक्रमणकारी की मृत्यु कर सकते हैं, आक्रमणकारी की हत्या कर सकते हैं, अर्थात उसे मृत्यु दंड दे सकते हैं, आप उसकी हत्या कर सकते हैं। ये कहती है धारा 100। अब जानते हैं हम धारा 101। धारा 101 कहती है कि कब आक्रमणकारी की मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं, आक्रमणकारी को मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं। धारा 101 कहती है साथियों, धारा 101 कहती है कि मौत से भिन्न हानि, मौत से भिन्न हानि, मौत से भिन्न हानि किसमें? शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार, शरीर के लिए, शरीर संबंधी आत्मरक्षा में मौत से भिन्न हानि
की जा सकती है। कब? धारा 101 कहती है कब मौत से भिन्न हानि की जा सकती है शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत। अर्थात धारा 101 कहती है कि आप किसी व्यक्ति को मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं। यदि उसकी मौत नहीं करेंगे, लेकिन उसे यदि वह व्यक्ति आपको घूसा मारने की कोशिश करता है, लाठी डंडू से मारता है, तो आप भी घूसा मारेंगे या लाठी डंडू से उसे मारेंगे और उसे उतनी ही हानि पहुंचाएंगे जितनी हानि पहुंचाने की उसकी आपको संभावना हो, जितनी हानि वह आक्रमणकारी पहुंचा सकता है। तो इस दशा में आप उसकी मृत्यु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि वह व्यक्ति सख्त चोट, बलात्कार, सदोष परिरोध, ले भागना या भगा ले जाना या मृत्यु करने की संभावना आक्रमणकारी से न हो, तो आप उस आक्रमणकारी को मौत से भिन्न हानि अर्थात उसे लाठी डंडू से या घुसा मार सकते हैं, मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं, सामान्य चोट पहुंचा सकते हैं। किसे? आक्रमणकारी को। ये कहती है धारा 101। और धारा 102 कहती है साथियों, धारा 102 कहती है कि कब शरीर संबंधी जो आत्मरक्षा का अधिकार है कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। अर्थात शरीर संबंधी जो आत्मरक्षा का अधिकार है, शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। साथियों, धारा 102 कहती है कि शरीर संबंधी जो आत्मरक्षा का अधिकार है यह कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। यह तब प्रारंभ होता है जब आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो। यदि आपको पता चलता है कि फला व्यक्ति अब मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तब से ही प्रारंभ हो जाता है जब आपको आभास होता है, और तब तक बना रहता है जब तक कि आप भयमुक्त न हो जाते हैं उस हानि की होने की संभावना से। जब तक कि आप भयमुक्त न हो जाए उस हानि होने की संभावना से, तब तक वह बना रहता है। तो यदि कोई पूछे, यदि आपके जीवन में यदि आपको कभी आवश्यकता पड़े कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार जो है शरीर संबंधी वह कब से प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है, एक उदाहरण से समझते हैं। यदि जैसे आपको आभास हुआ कि कोई व्यक्ति जो है आपके घर में प्रवेश कर चुका है चोरी के उद्देश्य से, आपको मारने के उद्देश्य से, चोरी नहीं इसमें क्योंकि ये शरीर संबंधी है, आपके घर में प्रवेश कर रहा है आपको मारने के उद्देश्य से और आपको आभास हो गया, तो आप तब उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पहले उतनी नुकसान, यदि आपने उसके हाथ में पिस्टल देख ली तो आप उसे गोली मार सकते हैं। यदि आपने डंडा देखा व्यक्ति के हाथ में तो तब आप गोली नहीं मारेंगे उस व्यक्ति को, आप डंडे से ही वार करेंगे और उसे रोकेंगे। तो ये कहता है, और तब तक रोकेंगे जब तक कि वह व्यक्ति आपको वार करना छोड़ दे और आपको हानि पहुंचाना छोड़ दे। तो धारा 102 कहती है कि शरीर संबंधी जो आत्मरक्षा का अधिकार है वह जब आपको आभास होता है कि वह व्यक्ति मुझे हानि पहुंचा सकता है तब शुरू होता है और तब तक बना रहता है जब तक कि आप भय मुक्त ना हो जाए उस हमले से। ये कहती है धारा 102। अब जानते हैं हम धारा 103। धारा 103 जो संपत्ति की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए आक्रमणकारी की मौत कर सकते हैं आप। संपत्ति के लिए आक्रमणकारी की मौत।
धारा 103 कहती है साथियों कि कब आपकी संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए आप आक्रमणकारी की मौत कर सकते हैं या आक्रमणकारी की मृत्यु कर सकते हैं। कब? जब आपकी संपत्ति की लूट होने की संभावना हो या डकैती। दूसरा, रात्रि गृहभेदन। तीसरा, अग्नि द्वारा संपत्ति हानि। और चौथा है चोरी। जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को लूट सकता है या डकैती डाल सकता है आपके घर में या आपकी दुकान में या आपके घर में रात्रि गृह भेदन करता है, अर्थात तो चोरी के उद्देश्य से आपके घर में आता है, डाका डालता है, या अग्नि द्वारा संपत्ति को हानि पहुंचाने की संभावना हो या चोरी करने की संभावना हो, तो आप उस व्यक्ति की, अर्थात जो व्यक्ति घर में घुसता है, लूट के उद्देश्य से रात्रि गृह भेदन करता है, अग्नि द्वारा संपत्ति हानि पहुंचाता है या चोरी करने की संभावना होती है, तब आप उस व्यक्ति की मौत कर सकते हैं। उस व्यक्ति को मौत का दंड दे सकते हैं, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु कारित तभी करेंगे जब आपको लगे कि उस व्यक्ति के पास पिस्तल है। लूट करने के लिए वह व्यक्ति डराने के लिए आपको पिस्तल लाया है या आपको गोली मार सकता है, या रात्रि गृह भेदन कर उसके पास हथियार हो, तभी आप हथियार से वार करेंगे। यदि उसके पास डंडा हो तो डंडे से ही वार करेंगे और उसे उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं आप जितनी हानि होने की संभावना हो। ये कहती है धारा 103। अब जानते हैं साथियों धारा 104। धारा 104 कहती है कि कब संपत्ति की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आक्रमणकारी को मृत्यु से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं। मौत से भिन्न हानि, मौत से भिन्न हानि, मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं। किसमें? संपत्ति के लिए। धारा 104 कहती है कि संपत्ति के लिए मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं। कब पहुंचा सकते हैं? जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति लूट, डकैती, चोरी या रात्रि गृह भेदन या अग्नि द्वारा संपत्ति ह्रास होने की संपत्ति हानि होने की संभावना नहीं है, तो तब आप व्यक्ति को सामान्य चोट पहुंचा सकते हैं, अर्थात उसे मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं। मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं उस व्यक्ति की। कब? जब धारा 103 के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, लूट, डकैती, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा हानि या चोरी होने की संभावना नहीं है, तब आप उसे मौत से भिन्न हानि पहुंचा सकते हैं, अर्थात उसे सामान्य चोट पहुंचा सकते हैं। उसे मौत की सजा नहीं दे सकते हैं आप, या उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। धारा 105 कहती है, धारा 105 कहती है कि कब संपत्ति का जो संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार है कब आरंभ होता है और कब आरंभ होता है और कब समाप्त होता है। कब आरंभ होगा, आरंभ कब होगा और समाप्त कब होगा, ये धारा 105 कहती है। ये भी यही कहता है कि धारा 105 कहती है कि जब आपको संभावना होगी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, आपको आभास हो जाता है, तब से ही प्रारंभ हो जाता है। और जब तक आप अपनी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर लेंगे या जब तक किसी लोक सेवक की सहायता प्राप्त न कर लें, तब तक आप संपत्ति संबंधी अधिकार के अंतर्गत जो आपका आत्मरक्षा का अधिकार बना रहेगा, आपका आत्मरक्षा का अधिकार बना रहेगा, जब तक कि आप किसी लोक सेवक की सहायता न ले लें या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता न ले लें, या जो सामान वो चोरी कर रहा है या लूट कर रहा है उस सामान को प्राप्त न कर लें।
और धारा 106 कहती है कि कब खतरनाक हमले के खिलाफ, धारा 106 कहती है कि खतरनाक हमले में हमले के खिलाफ निर्दोष व्यक्ति की मौत होने की संभावना हो। यदि खतरनाक हमला होने वाला हो और तब आप निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु कर सकते हैं। यदि निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो तब भी आप आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। ये कहती है धारा 106। जैसे कोई भीड़ है, वह किसी व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से भीड़ उस व्यक्ति को दौड़ाई जा रही है लाठी डंडा लेकर और पिस्तौल लेकर, और वह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है और उस व्यक्ति को पता चलता है कि भीड़ दरवाज़ा तोड़ सकती है और मुझे मार सकती है, और उस भीड़ में छोटे बच्चे भी हैं, सब और भी हैं जो हमला नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्ति ऐसे समय में गोली चला सकता है, और यदि इस हमले में इस भीड़ में से कोई निर्दोष व्यक्ति भी मारा जाता है तो व्यक्ति को आत्मरक्षा में जो व्यक्ति ने कार्य किया वह अपराध नहीं होगा। तो साथियों, धारा 106 कहती है कि खतरनाक हमले के खिलाफ भी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार मिला रहेगा, जिसमें कि निर्दोष व्यक्ति के मारे जाने की या निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो। तो थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।